पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले देश में चल रहे मेरिट के खेल का परीक्षण होगा। पटियाल इस परीक्षण के लिए दो बड़ी खबरों को देश के सामने रखेगा। पहली, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है, किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। और दूसरी, नीट और आईटी में मेरिट स्कैम का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले मोदी के नए मंत्रिमंडल की मेरिट लिस्ट का परीक्षण होगा। देश का इंटरेस्ट आज दिन भर यही जानने में था कि मोदी की कैबिनेट में किस किस मंत्री को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, किसे कौन सा हैवीवेट मंत्रालय मिलेगा, किसका प्रमोशन होगा और किसका डिमोशन। मंत्री बनाने की मेरिट लिस्ट क्या होगी, खासकर सहयोगियों को साधने के लिए कौन कौन से बड़े पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, देश चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदारी वाला विभाग किस डिपार्टमेंट को और किस दल को मिलेगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है, सारे पोर्टफोलियोज आ चुके हैं। मैं आपको एक एक करके इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन देश में एक बड़े मेरिट विवाद के जिम्मेदारी की तलाश है कि आखिरकार उसके लिए कौन जिम्मेदार है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बढ़ती मेरिट चिंता का विषय बन गई है। आईआईटी का रिजल्ट आया, टॉपर ने इतने नंबर पाए जो आज तक किसी के नहीं आए थे। नीट में एक साथ इतने टॉपर बन गए जो कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन आज नोएडा के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पर एक बड़ा स्कैम भी पकड़ा गया है। मेरिट में आने और मेरिट के बाहर होने के बीच फंसे देश का परीक्षण आप पटियाल के साथ देखेंगे। शपथ के बाद देश की नई सरकार कामकाज शुरू कर चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। नई मोदी सरकार में ज्यादातर पुराने चेहरों की तरह ही उन्हें पुरानी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की तरह तीसरी सरकार में भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास रहेगी। गृह और सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा अमित शाह के पास रहेगा। एस जयशंकर पहले की तरह विदेश मंत्री होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले की तरह निर्मला सीतारमण के पास रहेगी। मोदी सरकार में दो पूर्व सीएम कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। दोनों को दो दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें पहले हैं मनोहर लाल, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय का काम देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान, जो कृषि और पंचायती राज का जिम्मेदार होंगे, उनके पास इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको कार्यभार सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव पहले की तरह रेल मंत्री बनेंगे। उनका कद बड़ा है और उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी सौंप दिया गया है, जो पहले अनुराग ठाकुर के पास होता था। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। ये आप सब कैबिनेट मंत्रियों के कार्यभार देख रहे हैं, जो मोदी 3 की मंत्रिमंडल में जो जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उस पर गौर कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान पहले की तरह शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। जगत प्रकाश नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी जगह अब मंत्रिमंडल में है और उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। पहले मोदी सरकार में नड्डा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बाद में उन्हें हटाकर डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। कोरोना काल में हर्षवर्धन को भी हटाकर मनसुख मांडविया को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। लेकिन अब देश की सेहत सुधारने की जिम्मेदारी फिर से जेपी नड्डा के कंधों पर आ गई है। मनसुख मांडविया को श्रम के साथ खेल और युवा मामलों का मंत्री बनाया गया है। गुजरात विजय के लेखक सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय देखेंगे। उनको जल शक्ति मंत्रालय का कामकाज सौंपा गया है। पिछली सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पहले ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री बनाई गई हैं। पहले ये जिम्मा स्मृति ईरानी के पास था। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का काम सौंपा गया है। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय, प्रहलाद जोशी को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जुएल ओरांव को आदिवासी मामलों का मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सौंपी गई है। पिछली सरकार में यह मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खान मंत्रालय सौंपा गया है। एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय टीडीपी के खाते में चला गया है। राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है। ये टीडीपी के खाते से होंगे। जीतन राम मांझी को एमएसएमई का काम दिया गया है। चिराग पासवान फूड एंड प्रिजर्वेशन
ये मंत्रालय युवा हैं, एकदम 5 की 5 सीटें लेकर आए हैं और उनको चिराग पासवान को यह मंत्रालय दिया गया है। एनडीए सरकार में नंबर 2 कौन होगा, यह सवाल पूछा जा रहा था। अब इसका जवाब भी सामने आ गया है। मोदी सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी 4 पावरफुल मंत्रालय बीजेपी के पास ही रखे हैं। डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर। प्रधानमंत्री के इन चारों मंत्रालयों का काम पुराने मंत्रियों के पास ही रहेगा। सेम जो 2 दूसरे उनके टेन्योर में थे वही तीसरे टेन्योर में भी संभालेंगे। सरकार में कैबिनेट की 8 कमेटियां काम करती हैं। इन सब में यही 4 पावरफुल मंत्री अपनी भूमिका निभाते हैं। कमेटियों में परमानेंट सदस्य यही होते हैं। गृह मंत्री 8 कमेटियों के सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री 7 कमेटियों के सदस्य होते हैं। रक्षा मंत्री नियुक्ति और आवास को छोड़कर बाकी 6 समितियों के सदस्य होते हैं। विदेश मंत्री वित्त और सुरक्षा के अलावा बाकी 6 समितियों के सदस्य होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो एनडीए में बीजेपी के पास रहेंगे। पटियाल अब मोदी सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों और उनकी मेरिट का परीक्षण करेगा। आज इस परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, यह बताने के लिए पटियाल मोदी मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे आपको दिखाना चाहता है। ये चेहरे हैं पंजाब के बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू, पिछली मोदी सरकार में भी मंत्री रही निर्मला सीतारमण और केरल के बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी। मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले इन तीनों चेहरों में सबसे दिलचस्प नाम रवनीत सिंह बिट्टू का है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। बिट्टू ने लुधियाना से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद भी मोदी सरकार ने रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बनाया है। उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का विभाग मिला है। बिट्टू को जनता ने नकार दिया लेकिन मंत्रालय में जगह फिर भी मिल गई उनको। हार के बाद भी मिनिस्टर बनाए जाने का आखिर मतलब क्या होता है, यह समझने के लिए पटियाल आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता है। रविवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना था। रवनीत बिट्टू भी अपने आवास से निकले लेकिन रास्ते में बिट्टू का काफिला ट्रैफिक जैम में फंस गया। तो कार से उतरकर बिट्टू ने पीएम आवास की ओर दौड़ लगा दी। हाँफते हाँफते किसी तरह प्रधानमंत्री की बैठक में पहुंचे। सवाल वही कि मेरिट क्या है, जो चुनाव नहीं जीत सकता वो मंत्री आखिर क्यों, कोई खास स्पेशलाइजेशन है क्या उसका। बिट्टू हारकर भी मंत्री बन गए लेकिन निर्मला सीतारमण चुनाव ना लड़कर भी वित्त मंत्री बन गई। उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मना करने के बावजूद निर्मला सीतारमण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। जो चुनाव नहीं लड़ना चाहे, जो चुनाव लड़े लेकिन हार जाए, सब मंत्री पद की मेरिट रखते हैं। आखिर क्यों? जब पटियाल आपको बीजेपी के नए नवेले सांसद और मोदी सरकार के मंत्री सुरेश गोपी के बारे में जो बताना चाहता है, जिसे पब्लिक ने पहले सुपरस्टार बनाया, फिर चुनाव के सिर माथे बिठा लिया, पहली बार जीते लेकिन मोदी ने उन्हें मंत्री पद की लिस्ट में डाल दिया। शपथ लेने नहीं पहुंचे, दिन भर उनके हाना का खेल चलता रहा। सूत्रों का दावा है कि गोपी अपने फिल्म करियर को दांव पर लगाकर मंत्री का काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों की तरह उनके पास मिनिस्ट्री में काम करने का वक्त नहीं बचेगा क्योंकि उनके ऊपर फिल्म इंडस्ट्री के कामकाज का इतना बोझ है। हालांकि सुरेश गोपी ने बाद में जानकारी दी कि वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन में मंत्री बनने में आखिरकार मेरिट में उनको शामिल क्यों किया गया, ये एक सवाल उठता है ना। आखिर मंत्रिमंडल में शामिल होने का आधार क्या है? जाति, क्षेत्र, गठबंधन, दल और चुनावी समीकरण और स्पेशलाइजेशन होना क्या जरूरी नहीं है कि आपकी क्या विशेषता है? देश के बच्चे मेरिट लिस्ट से परेशान हैं, लेकिन नेतागिरी में इसका कोई महत्व नहीं है। यहां मेरिट के मायने ही अलग हैं। अब पटियाल स्पीकर पद का परीक्षण करेगा। लोकसभा का नया स्पीकर कौन होगा? सबके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है। स्पीकर की रेस में सबसे आगे ओम बिड़ला का नाम चल रहा है। ओम बिड़ला मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। स्पीकर का दूसरा संभावित चेहरा आंध्र प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष और राजमुंद्री के सांसद पी पुंदेश्वरी को माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जन सेना के साथ बीजेपी का गठबंधन कराने में पुंदेश्वरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि टीडीपी या जेडीयू कोटे से किसी एक नए चेहरे को लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
हालांकि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से स्पीकर पद के लिए कौन सा कैंडिडेट होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो चाहते हैं या नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा, और इस रेस में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। ये कौन कौन से नाम हैं, अब ये भी जान लीजिए। सबसे पहले सुनील बंसल, जो यूपी में संगठन महामंत्री रहे हैं, 2017 यूपी चुनाव में अहम रोल निभा चुके हैं और अमित शाह के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। अध्यक्ष पद की रेस में दूसरा नाम महाराष्ट्र के विनोद तावड़े का है। तावड़े पिछड़ा समाज से आते हैं और उनकी टास्क फोर्स का काम तो आपने देख ही लिया इस चुनाव में, कैसे दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल करने का काम करते थे बड़े बड़े नेताओं को। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यानी सरकार और संगठन दोनों का अनुभव तावड़े को है। इस चुनाव में उन्होंने बहुत नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया है, तो हो सकता है उनको संगठन में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। तीसरा नाम अनुराग ठाकुर का है। हिमाचल की हमीरपुर सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अनुराग बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अनुराग को संगठन और सरकार का अच्छा खासा अनुभव है, इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें भी मिल सकती है। चौथा नाम महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। फडणवीस संघ के करीबी माने जाते हैं। संगठन और सरकार का अच्छा खासा अनुभव है। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद छोड़कर संगठन में काम करने की इच्छा भी जताई थी। रेस में पांचवा नाम राम माधव का है। जानकारों का मानना है कि राम माधव एक ऐसा चेहरा है जो सरकार और संघ के बीच अच्छी पैठ रखते हैं और उन्हें संगठन और सरकार के बीच समन्वय का अनुभव बहुत अच्छा है, तो उनका भी नंबर इस पोस्ट के लिए लग सकता है। अब पटियाल पीएम मोदी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का परीक्षण करेगा। आज नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही मोदी एक्शन में आ गए। पहला दिन कितना एक्टिव रहा, इसे कुछ तस्वीरों के जरिए आपको समझाता हूं। सुबह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे, यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मोदी ने पीएम पद का कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते ही पहला फैसला किसानों के बारे में लिया गया। किसान सम्मान निधि को 17वीं किस्त जारी की गई। इससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। मोदी के आदेश के बाद किसानों को 20,000 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी ने अपनी सरकार और मंत्रियों के लिए क्या विजन फिक्स किया है, इसकी जानकारी भी आज पीएम ने दे दी। आप भी सुनिए। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है, तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। अब पटियाल मोदी कैबिनेट की पहली बैठक का परीक्षण करेगा। मंत्रालयों के बंटवारे से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की पहली बैठक की। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए, उनके हाइलाइट्स आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीब परिवारों को अतिरिक्त घर दिए जाएंगे। इसमें शहर और गांव दोनों के गरीब शामिल हैं। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में मोदी को तीसरी बार पीएम बनने की बधाई दी गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।